अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। हम थोड़ा सा 4 दिन 5 दिन पीछे जाएं तो 7 अक्टूबर को दिन 6:30 बजे के करीब 5,000 रॉकेट फायर किया गया फ़लस्तीन की एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जिसका नाम हमास है। उन्होंने इसराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट फायर किए और 3 तरह से उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, जो ज़मीनी भी था, हवाई भी था और समुद्री रास्ते से भी था। तो इसराइल ने यह तस्लीम किया है कि उनके ऊपर 2200 रॉकेट फायर किया गया है, बट हमास ग्रुप ने यह बताया कि हमने 5,000 रॉकेट फायर किया है। अब थोड़ा सा जाने तो इसराइल के पास ये माना जाता है कि उसके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे आयरन डोम बोला जाता है। वो कहीं से भी अगर रॉकेट की फायर होके आता है तो उस रॉकेट को वो तबाह कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, ये वर्क कैसे करता है, वो थोड़ा सा मैं बताता चलूँ आपको। आयरन डोम सिस्टम इनकी जगह जगह पे इसराइल के फैला हुआ है। वो अपनी सेफ्टी के लिए फैला हुआ है कि कोई भी बाहर से हमलावर आए तो उसको रोका जा सके, चाहे वो पैराग्लाइडर ग्लाइडिंग करके आए, वो जहाज़ आए या कोई रॉकेट आए। अब जैसे कि रॉकेट बाहर से आता है तो इनका आयरन डोम सिस्टम से एक रॉकेट निकलता है जो बिल्कुल इस के करीब आ जाता है। आप जब ये आमने सामने होते हैं तो इसका एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसकी वजह से दोनों रॉकेट का एक्सप्लोजन होता है और उनका असर ज़ायल हो जाता है। ये सारे रॉकेट्स इन्होंने 20 मिनट के अंदर 5,000 रॉकेट फायर किया। अच्छा, अब हमास ग्रुप को ये पता था कि इनके ऊपर हम रॉकेट जब फायर करते हैं तो 100 200 300 हम करते हैं तो उसके बदले में हमारे इतने रॉकेट्स ज़ाया हो जाते हैं, तो हमारे 2-3 रॉकेट्स गिर पाते हैं। तो आपने देखा होगा कि इन्होंने 5,000 रॉकेट फेंका है, तो उसके एवज जो उनकी जानें गई हैं इसराइल में, जो उन्होंने बयान दिया है उनके मीडिया ने, वो 250 से 300 के करीब था 2-3 दिन 4 दिन तक। तो अब ये नुकसान कम क्यों हुआ? इस वजह से नुकसान कम हुआ कि ये जो आयरन डोम सिस्टम है उनके ज़्यादातर मिसाइल वो तबाह कर रहा था। तो इसीलिए इन्होंने इकट्ठा प्लान किया 5,000 के 5,000 हम इकट्ठा फेंकेंगे तो ये कितने को ज़ाया कर लेंगे। इसमें मैक्सिमम हमारे जो हैं वो रॉकेट्स वो कहीं ना कहीं जाके गिरेंगे। अब जो ये रॉकेट्स फेंक रहा है वो कासम नामी रॉकेट है जिसकी कीमत 3 से 5 लाख रुपए के करीब है। और डेफिनेटली ये कोई बहुत हाई फाई नहीं है, जंगी लिहाज से इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, लेकिन फ़लस्तीन के पास जितने रिसोर्स हैं या जितनी चीज़ें हैं उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ी वो टेक्नोलॉजी है। तो ये अगर सिविल आबादी में जाए तो उसमें बहुत सारी तबाही लेके आ सकता है। तो आज से हम 50 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे यौम कीपर वार हुई थी, जो कि इजिप्ट और सीरियस ने इसने ऊपर की थी इसराइल के ऊपर। तो बेसिकली उनका भी पर्पज़ यही था कि ये फ़लस्तीन के ऊपर काबज़ हो रहे हैं तो ये ना हो, तो वहाँ पे इसराइल ने ये जंग जीती। अच्छा, अब इसराइल ने वहाँ पे वो जंग यौम कीपर वार क्यों जीती? क्योंकि ये दोनों जंग लड़ रहे थे उनसे जंग जीतने के लिए, और इसराइल अपनी बका के लिए जंग लड़ रहा था। उसे पता था अगर हम लोग ये जंग हार जाते हैं तो हमारा वजूद ख़त्म हो जाएगा, हमारा मुल्क ख़त्म हो जाएगा, हम घर बेघर हो जाएंगे। और इससे पहले जो हिटलर ने उनके साथ किया था और उनके पास रहने के लिए, भागने के लिए, छुपने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो डेफिनेटली हमारे पास जगह नहीं हो गई। तो जब वो लड़ें, इसी रैली से लड़ें, तो फिर उन्होंने वहाँ पे वो विन विन सिचुएशन वो की। तो अब कुछ कंट्रीज़ हैं जो हमास ग्रुप है इसको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे रही हैं। वो कौन से कंट्रीज़ हैं जिनके बयान भी आए हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और बहुत सारे इसके जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो इसके साथ हैं, इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस करार दे रही हैं। और ये इसराइल को साथ सपोर्ट कर रही हैं, पैसा देकर और अपनी टेक्नोलॉजी देकर और हथियार देकर। और दूसरी तरफ जो कंट्रीज़ इसको जिहाद ग्रुप तंजीम दे रहे हैं और इसको वो ये बता रहे हैं कि ये अपने हक में एक लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ब्राज़ील, चाइना, ईरान, नॉर्वे, कतर, रशिया, सीरिया और टर्की है। पाकिस्तान भी उन्हीं में एक कंट्री शामिल है जो कि इनके साथ खड़ा होना चाहता है और इनकी सपोर्ट में है। तो थोड़ा सा हम देखा जाए कि ये सारा कुछ हो क्यों रहा है। बेसिकली वहाँ पे एक मस्जिद अक्सा है। मस्जिद अक्सा एक मुक़द्दस मकाम है। वो 3 जो मज़हब हैं उनके लिए बड़ा मुक़द्दस है, मुसलमानों के लिए, क्रिश्चियन के लिए और ज्यूस जिसको यहूदी बोलते हैं। हमारे कुरान पाक में है कि यहूद व नसारा आपके कभी भी दोस्त नहीं हो सकते।
तो मुक़द्दस मकाम हमारे लिए इसलिए कि हमारे पास मक्का, मदीना, और उसके बाद जो तीसरा मुक़द्दस मकाम है मुसलमानों के लिए वो है बैतुल मुक़द्दस और मस्जिद अक्सा। और जो इसी तरह क्रिश्चियंस हैं उनकी भी इनके साथ एफिलिएशंस हैं, और जो ज्यूज़ हैं जिसको हम यहूदी बोलते हैं वो भी कहते हैं जी हमारे नबी का नज़ूल यहाँ पे होगा, इस एरिया में होगा, इसलिए वो इस एरिए पे काबज़ होना चाहते हैं और उसको अपना बनाना चाहते हैं। अब हमने ये बहुत सुना है कि गज़ा की पट्टी के ऊपर ये फ़लाँ हमला हो गया, गज़ा की पट्टी के ऊपर ये काम होने जा रहा है। तो बेसिकली गज़ा क्या चीज़ है? फ़लस्तीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। जब यूएनओ हुआ था, यूएनओ ने एक करारदाद पेश की थी, जिस करारदाद में उन्होंने कहा था कि 48% जो फ़लस्तीन है ये हिस्सा फ़लस्तीन के हिस्से में आएगा, और जो 44% है ये इज़राइल के हिस्से में आएगा। तो अब देखें कहाँ पे 48 और कहाँ पे 44 था। तो इज़राइल को इन्होंने जो एरिया था वो चारों तरफ से दे दिया, और बीच बीच में से कुछ टुकड़े इन्होंने वो निकाल के फ़लस्तीन को दे दिए। अब जो साइड वाला एरिया है जो समुद्र के साथ लगता है, जो ईरान या इजिप्ट की तरफ लगता है, वो गज़ा की पट्टी आती है, जिसमें 100% जो लोग बैठे हैं वो सारे मुसलमान बैठे हुए हैं। और दूसरा हिस्सा है वेस्ट बैंक। तो वेस्ट बैंक में इन्होंने अपनी कॉलोनाइजेशन करनी शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता ये उनके ऊपर काबज़ होना शुरू हो गए, और इन्होंने उस का एरिया लेना शुरू कर दिया, फ़लस्तीनियों को वहाँ से निकालना शुरू कर दिया, अपनी बस्तियाँ बनानी शुरू कर दी, और इनका एरिया इतना छोटा कर दिया कि अब जो फ़लस्तीन है ये सिर्फ 12% हिस्से पर महदूद है। बाकी जो 88% हिस्सा है अब ये इज़राइल के पास जा चुका है। देखें पहले स्टार्ट हुआ था ये 44% से, अब ये 88% में पहुँच चुका है। उस 12% में से भी जो 2% है वो गज़ा पट्टी है, और जो 10% है वो वेस्ट बैंक आता है। वेस्ट बैंक में के अंदर भी इज़राइल ने अपनी कॉलोनाइजेशन कर दी है, कॉलोनियां बना दी हैं। तो वहाँ पे उनका अपना रूल चलता है, उनकी अपनी सिस्टम चलती है। कोई भी मुसलमान या फ़लस्तीनी को ये हक हासिल नहीं है कि वो अपनी आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सके। इवन देन वेस्ट बैंक में किसी फ़लस्तीनी को हॉस्पिटल में जाना होता है तो उसके ऊपर इतने चेक एंड बैलेंस होते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल में जाने के लिए जहाँ पे एक आम इजराइली को 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो वहाँ पे 15 मिनट मुख्तलिफ चेक पोस्टों से होके गुजरना पड़ रहा है एक फ़लस्तीनी को। इट मीन्स कि वहाँ पे ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि वो यहाँ से इस मुल्क को छोड़ के चले जाएं, लेकिन छोड़ के कहाँ जाए ये उनको नहीं बताया जा रहा। अब जब जंग हुई है तो जंग के बाद इन्होंने उसके ऊपर अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। पहले वो 44% थे, जब फिर दोबारा ये चाइना जो यौम वार हुई है उसके बाद इन्होंने और हिस्सा ले लिया 10%। और इसी तरह ये मुख्तलिफ जब जंगें होती रही हैं, ये छोटे छोटे इनकी लड़ाइयाँ होती रही हैं, तो बेसिकली मकसद इनका उनकी जगह को घेरना था। तो अभी भी ये रिसेंटली जो इन्होंने एक जंग छेड़ी है, तो उसके बाद भी ये देखेंगे गज़ा का कोशिश करेंगे नामो निशान ख़त्म हो गए, ख़त्म कर दें। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि अब जो मुसलमान बरादरी है, जो बाकी कंट्रीज़ हैं, उम्मीद की जाती है वो इनके साथ खड़े होंगे, जो कि अभी तक फ़िलहाल नज़र नहीं है, जो कि अमेरिका ने या बाकी कंट्रीज़ ने इसकी खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब हम थोड़ा सा जानते हैं कि ये जो हमास ग्रुप है क्या है। हमास ग्रुप बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आप लगा लेंगे सियासी पार्टियां हैं। वहाँ पे 2 सियासी पार्टियां चलती हैं, एक फतेह सियासी पार्टी चलती है, दूसरी हमास। तो हमास पार्टी को खड़ा करने वाला अमेरिका और इसराइल खुद है। इन्होंने क्यों किया कि इनके अंदर आपस में तजाद पैदा हो मुख्तलिफ इख्तलाफात में, और ये आपस में उलझे रहें, और इसका फ़ायदा उठा के हम इसके मुल्क के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता काबज़ होते रहें। और इनके एक मीडिया के ऊपर बयान भी है, इनके जो डिफेंस मिनिस्टर का है। बयान क्या था? बयान ये था कि अगर आप यूनिटी चाहते हैं और मुल्क पे राज देखना चाहते हैं यहूदियों का, तो आप लोग पैसे से हमास की मदद करें। और हमास को इन्होंने सपोर्ट करना शुरू किया, हमास ग्रुप को। और इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में हमास ग्रुप जीत जाता है माइनर मिनॉरिटी से। लेकिन जब वो इनके ऊपर जुल्म ज़्यादती करते रहते हैं तो फिर इनमें आपस में मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर वो रजामंदी नहीं होती, जिसकी वजह से इनकी आपस में नहीं बन पाती, और ये फिर उनसे अलग हो जाते हैं। तो अभी हमास वाले जो बैठे हैं वो गज़ा की पट्टी के ऊपर बैठे हैं। गज़ा की पट्टी की लंबाई चौड़ाई में थोड़ी सी बताता चलूँ। गज़ा पट्टी में जो फ़लस्तीनी है, जो मैंने बताया 2% जैसे एरिया है, वो 40 किलोमीटर की लंबाई है और 12 किलोमीटर की चौड़ाई है। सिर्फ इतना सा फ़लस्तीन है जिसमें 100% फ़लस्तीनी लोग मौजूद हैं, और उनकी आबादी तकरीबन 24 लाख है। अब देखिए इतने छोटे से एरिया में 24 लोगों को आप घुसेड़ देना, उनको कहना कि यहाँ पे ज़िंदगी गुजारें,
तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो छोटे से एरिया में बहुत सारे लोग रहने पर मजबूर कर दिए गए हैं। पीछे उनका समुंदर है, आगे इसराइल है सारा। तो अब वो ना तो आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं। इसराइल चाह रहा है ये गजा की पट्टी भी खाली कर दें, यहाँ से चले जाएं, लेकिन उनको ये नहीं बता रहा कि वो जाएं कहाँ पे। आगे इसराइल है, पीछे समुंदर है, उनको रहने के लिए कुछ तो देना होगा ना। अभी रिसेंटली नेतन्याहू जो कि प्राइम मिनिस्टर करंट हैं इसराइल के, इनका बयान आया है कि हमने बिजली, टेलीफोनिक और इनकी गैस और इनका खाना बंद कर दिया है। बिजली कैसे बंद कर दी? क्योंकि फ़लस्तीन वाले अपनी 40% बिजली खुद प्रोड्यूस कर रहे थे और 40-50% ये इनसे ले रहे थे पैसों के इवज़ इजराइल वालों से। तो वो इन्होंने जो इलेक्ट्रिसिटी वो सप्लाई सारी बंद कर दी है। खाना इन्होंने बंद कर दिया है। वो खाना किस तरीके से बंद किया है कि फ्रंट साइड पे जो उनकी बॉर्डर है वो दरमियान में बैठे हैं, गज़ा में वो बैठे हैं फ़लस्तीन वाले। इस साइड पे उनके जो साहली रास्ता है वो सारा है इनके पास, इसराइल वालों के पास। बैक साइड पे समुंदर लगता है, समुंदर में उसने अपनी फ़ौज तैनात कर दी है कि अगर यहाँ से कोई बाहर आता है या कोई मुल्क खुराक देने के लिए आता है तो यहाँ से हम इसको पकड़ लेंगे। अब सोचने वाली बात यह है कि इनके पास इतने मज़ाइल 5000 इकट्ठे आए कहाँ से हैं? तो ये इसकी जो थोड़ा सा बॉर्डर है वो इजिप्ट के साथ लगता है। तो इजिप्ट जिसे हम मिस्र बोलते हैं, तो यहाँ से जो इसके मिस्र का बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। तो कहा यह जा रहा है कि ईरान ने मिस्र के थ्रू इसको सप्लाई की है, पैसों की और बाकी मज़ाइल्स की ये वो ट्रेनिंग्स दी है। इस बात में अभी तक ओपन कोई सदाकत नहीं आई और ईरानी जो वज़ीर-ए-आज़म है उन्होंने इस चीज़ को रिजेक्शन की तरफ भी कहा भी ये ऐसा नहीं है कि हम इसको, ये सारे मज़ाइल्स हमने वो किए हैं। अभी कहने का मकसद ये है कि मीडिया का उनकी जमातों के ऊपर, इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि ये सारा वाक़या रूनुमा क्यों आया। मोसाद उनकी एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो माना जाता है दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन में है। तो उनको इस हमले का पता क्यों नहीं चला? उनकी पुलिस कहाँ थी, उनकी मुख्तलिफ और किस्म की फ़ौज कहाँ थी या एजेंसीज़ कहाँ थी, वो सोए हुए थे। तो उससे पहले इजिप्ट के जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं उन्होंने ये बताया था कि इसराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ा इशू रोनमा होने वाला है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया और अंडर एस्टिमेट किया गज़ा को कि ये बिल्कुल छोटी सी मकदार में भूखे प्यासे लोग और हम पे डिपेंडेंट हैं, ये हमारे ऊपर किसी किस्म का हमला या इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। तो उन्होंने बेसिकली अंडर एस्टिमेट किया और अब मोसाद के ऊपर सवाल आ रहा है कि वो अगर दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसी है तो उन्हें इस इतने सारे बड़े हमले का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पाया। तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम ये बताएंगे कि एक्चुअल में इसके ऊपर हुआ क्या था। इसराइल और जो ये फ़लस्तीन है इनके मामले इतने ख़राब क्यों हो गए हैं।